Welcome friends to my YouTube channel. I am Abhijit Kunjan and today we will discuss First World War. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब वर्ल्ड पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब हो गया वर्ल्ड वार मतलब हो गया कि पूरा वर्ल्ड एक वार में इंगेज हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का कॉजेज़ क्या है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का मेनली 3 कॉज है: नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म और फिर तीसरा आ जाता है इम्पेरियलिज्म। अब नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म है क्या? तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक सेंस ऑफ यूनाइटी है। मतलब एक यूनाइटी का सेंस है कि हम लोग एक हैं, जो जो लोगों के द्वारा फेल्ट किया जाता है, जो एक जिनका एक कॉमन हिस्ट्री हो, मतलब सेम सेम हिस्ट्री हो, सेम लैंग्वेज हो और सेम कल्चर हो। तो ऐसे पीपुल के द्वारा जब क्या कहते हैं, एक सेंस ऑफ यूनाइटी हम लोग फील करते हैं, तो उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। बट अब हम लोग का मेडाइवल हम लोग क्या कर सकते, कंटेम्प्रेरी एरा में ऐसा हो गया था कि किसी एक कंट्री को कंट्री में इतना नेशनलिज्म, इतना एक्सट्रीम नेशनलिज्म फैल गया था कि वो अपने कंट्री को हद से ज़्यादा प्यार करते थे और दूसरे कंट्री के लिए नफ़रत था। तो इसी के वजह से हम लोग का एग्रेसिव नेशनलिज्म आ गया। ठीक। इम्पेरियलिज्म क्या था? इम्पेरियलिज्म था कि अब देखो, जब हम लोग के पास दूसरे कंट्री के लिए हेट्रेड है, तो जो पावरफुल कंट्री होगा, रिच कंट्री होगा, वो क्या करने लगा कि दूसरे छोटे कंट्रीज़ पे अपना कंट्रोल करने लगा, उसको अपना कॉलोनीज़ बनाने लगा ताकि उसका बेनिफिट हो जाए। जैसे इंडिया और इंग्लैंड एक पावरफुल कंट्री था। उसको वो इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया था। उससे वो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स को डिप्लीट कर रहा था और अब हमारे सोल्जर्स को यूज़ कर रहा था वार में। तो अपने फ़ायदे के लिए जो बड़ा बड़ा कंट्री छोटा कंट्री को डिफीट करके उस पर अपना कॉलोनी बना लेता है, तो उसको ही इम्पेरियलिज्म कहते हैं। एग्रेस अब एग्रेसिव नेशनलिज्म पहले समझा दिए, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। एग्जाम्पल जैसे फ्रांस जो है अल्सेंस और हॉराइन का प्रोविंस को जर्मनी से वापस चाहता था, और सर्बिया पीपुल सारे सर्बियंस को यूनाइट करने के लिए अपना बल्कान स्टेट को यूनाइट करना चाहता था। तो इससे क्या हुआ, सब एक दूसरे पे वार करने लगा, सब एक दूसरे के लिए हेट्रेड आने लगा। तो ये जो है पूरा सारे नेशंस में एक टेंशन क्रिएट कर दिया। अब जब एग्रेसिव नेशनलिज्म है, जो एक दूसरे के लिए हेट्रेड है, हम उस पर वार करना चाहते हैं, उसको उसकी टेरिटरी को छीनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारा एक्सपेंसिव पॉलिसीज डेवलप हम लोग करने लगे हैं। जैसे फ्रांस और ब्रिटेन जो है एक लार्ज कॉलोनियल एम्पायर बनाया एशिया और अफ्रीका में। मैनी अदर नेशन सच एज जर्मनी, इटली एंड जापान competed with other powers to establish their colonies। फ्रांस और ब्रिटेन का तो हम लोग जानते हैं, हम लोग के खुद के देश पे ही वो लोग अपना कॉलोनी बनाए। तो फ्रांस और ब्रिटेन जो है अपन पावरफुल देश था, तो वो लोग अपना अपना कॉलोनीज बनाने लगा एशिया में और अफ्रीका में। और जब वो लोग बनाने लगा, तो उससे थोड़ा मीडियम साइज़ का उसमें पावर वाला होगा, तो वो लोग भी अपना, जैसे जर्मनी, इटली और जापान, वो सब भी सोचा हम क्यों नहीं बनाए, हम भी अगर कॉलोनीज बनाएंगे तो हमको बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए वो लोग भी अपना दूसरे कंट्री को कैप्चर करके कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिए। अब उस समय क्या ट्रेडिशन हो गया था कि यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जितना ज़्यादा कॉलोनीज़ होता था, माना जाता था कि उसका प्रेस्टीज और पावर उतना ही ज़्यादा है। वही है यहाँ, कॉलोनीज एडेड टू द पावर्स एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूरोपियन नेशंस। दिस लीड टू द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द नेशन। तो इससे क्या हुआ, एक नेशन को दूसरे नेशन के फीलिंग से उसके प्रति कुछ प्रेम भाव नहीं था। तो ये बहुत ही बुरा कंडीशन था। लेकिन अभी हम लोग जो प्रेजेंट टाइम में क्या, यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन सब देश को, सारा कंट्री को यूनाइट करके रखता है। तो इससे क्या, हमारा एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने में सही रहता है। लेकिन उस समय इसका एकदम अपोजिट था। उस समय कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो सबके बीच में सबका प्रॉब्लम सॉल्व करे, सबको यूनाइट करने का कोशिश करे। तो उस समय बहुत ही भयंकर कंडीशन हो गया था, सब एक दूसरे से दुश्मनी रख रहे थे। तो अब है कि
डिवीज़न ऑफ यूरोप इन टू हॉस्टाइल कैंप्स। अब ये मेनली है कि ये यूरोप हमारा दो ग्रुप्स में बट गया था, दो टीम्स में बट गया था। तभी दो टीम से बटेगा तो ही तो वार होगा। इन द अर्ली 20th सेंचुरी देर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स इन यूरोप। यूरोप में बेसिकली दो काइंड्स ऑफ स्टेट थे। पहला पहला कैटेगरी का स्टेट हो गया जिसका सेम जिसके वैसा मतलब सिंगल यूनाइटेड नेशन स्टेट है, जैसे हो गया हम लोग का ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये सब का एक यहाँ के जितने भी उस कंट्री के जितने भी स्टेट्स होंगे, जितने भी पीपल होंगे, सबका एक कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन कल्चरल ट्रेडिशन है। ठीक, जैसे अभी भी ब्रिटेन में ऐसा ही है, कहीं सब सब इंग्लिश बोलते हैं और सबका एक कॉमन कल्चर है, सबका एक कॉमन कल्चर है। लेकिन इंडिया, और जैसे अभी प्रेजेंट टाइम का बात करें, जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, उसमें अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, उसका हर एक जगह का ट्रेडिशन अलग है। जैसे बिहार में छठ पूजा अच्छा से होता है, तो केरला या कहीं और में कुछ और अच्छा से होता है, तो वही सबका डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन है। तो उसी तरह उसमें पहला कैटेगरी का स्टेट था जिसका कॉमन लैंग्वेज और ट्रेडिशन था, और दूसरा कैटेगरी का स्टेट था जैसे हंगरियन हिस्ट्री, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, सर्बियंस हो गया, फिर क्रोट्स वगैरह कुछ देश था जिसका अपने ही देश में लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे और उसका डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन था, लाइक इंडिया। टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट नेशन एंटर इनटू वेरियस अलायंसेस। अब अपना अपना भलाई के लिए जिस कंट्री से बनता था या फिर जिसका एक कॉमन एम होता था, वो जाके दूसरे कंट्री के साथ अलायंस कर लेता था, मतलब समझौता, एक टाइम का दोस्ती कर लेता था। तो जर्मनी जो है एक अलायंस बनाया ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, जिसको बाद में इटली ने ज्वाइन किया इन 1882। ठीक, अब जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली में बन गया, तो वो लोग कि हमको किसी पर्टिकुलर देश के खिलाफ हमको अटैक करना है, तो वो लोग अपना एक अलायंस में आ गया। तो उस अलायंस को हम लोग कहते हैं ट्रिपल अलायंस। ठीक, अब एक ग्रुप बन गया, तो बाकी जो देश है वो तो साथ बैठेगा नहीं, बाकी में और भी पावरफुल देश थे, जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, रसिया हो गया। ये सब एक ट्रिपल इनलेट बना लिया 1907 में, ताकि ये जो है ट्रिपल अलायंस का सामना कर सके। जापान भी इस ट्रिपल इंटेट को बाद में ज्वाइन किया। अ फॉर्मेशन ऑफ दिस अलायंस डिवाइडेड यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप्स। ये सारा जो अलायंस बनने लगा तो ये यूरोप को दो हॉस्टाइल ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वो दो हॉस्टाइल ग्रुप क्या थे? ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल इंटलेट। अब है इमीडिएट काउज साराजेवो क्राइसिस। अब ऐसा मतलब कुछ होता है ना कि कुछ ऐसा होता है जो एकदम ये आग को बढ़ा देता है, आग में घी देने वाला काम करता है। तो उसी तरह इस साराजेवो क्राइसिस एक इमीडिएट कॉज था, जिसके कारण फाइनली वार शुरू हो गया। तो ऐसा क्या हुआ था? तो आर्चड्यूक फ्रांसाइस फर्डिनेंड was the heir to the throne of Austria-Hungary. He was assassinated यानी murdered at Bosnian capital Sarajevo on 28 June 1914। अब ये जो हमारे ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस थे, इनका मर्डर कर दिया गया था बस बोस्नियन के कैपिटल में जो साराजेवो में है, और ये हुआ कब था? 28 जून यानी 28 जून 1914। ठीक, अब जब हम लोग अब किसी का प्रिंस मरा है तो उसके पीछे तो इन्वेस्टिगेशन होगा ही, उसको कौन मारा। तो ऐसा तब जब हम लोग तब बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी को लोगों को पता चला कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको हम लोग ब्लैक हैंड सोसाइटी या फिर यूनियन ऑफ डेथ उसको नाम दिया गया था। तो ये मर्डर था उसी के द्वारा प्लान किया गया था। और ये जो हम लोग का यूनियन ऑफ डेथ था, मतलब एक हम कहते हैं आतंकवादी ग्रुप, ये किस कंट्री से बिलोंग करता था? सर्बियन कंट्री से बिलोंग करता था, जिसका एम था कि वो सारा सर्बियन स्टेट को एक एक जगह यूनाइट कर सके। तो जब ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग को ये पता चला, तो ऑस्ट्रिया हंगरी से अब क्या किया कि वो एक अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को, जिसमें 11 डिमांड्स मांगा गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी एक अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को। ठीक, अल्टीमेटम कह सकते हैं कि तुम मेरा ये सारा डिमांड पूरा करो, वरना हम तुम पे वार कर देंगे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी
एक अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को, जिसमें 11 डिमांड्स था। और सर्बिया इसमें से ऑलमोस्ट सारा डिमांड मान लिया। सिर्फ वैसा डिमांड वो नहीं माना जो उसके सॉवर आइडेंटिटी, यानी उसके है ना, मतलब वो अपना कंट्री लूज़ कर दे। अब कि हाँ, ऐसे इंडियन स्टेट, इंडिया का क्या हाल हो गया था, राजा सिर्फ नाम का राजा था। इंडिया में राजा सिर्फ नाम का राजा था, लेकिन पावर था ब्रिटिश के पास। तो वैसा ही कि अपना वैसा वैसा डिमांड जो उसके जिससे ऑस्ट्रिया ये जिससे सर्बिया अपना सोवर आइडेंटिटी लूज कर दे, तो वैसा डिमांड्स वो नहीं माना। इससे हो गया ऑस्ट्रिया गुस्सा। तो वो क्या किया कि ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया पे वार डिक्लेयर कर दिया 28 जुलाई 1914 में। 1914 में फाइनली ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया पे वार डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसका कुछ डिमांड नहीं माना था। अब रसिया सपोर्टेड सर्बियंस। अब सर्बियन को कौन सपोर्ट करने आ गया, रसिया सपोर्ट करने आ गया, और वार के लिए प्रिपरेशन शुरू करने लगा। तो ऑन अगस्त 1, 1914 जर्मनी डिक्लेयर्ड। अब जब रसिया सपोर्ट करने लगा सर्बियन स्टेट्स को, तो जर्मनी बहुत उतावला हो गया। जर्मनी क्या किया, अगस्त 1 को रसिया के खिलाफ ही वार डिक्लेयर कर दिया, और उसके एक दिन बाद ही फ्रांस पर भी वार डिक्लेयर कर दिया। अब जर्मनी इतना उछल रहा था, तो ब्रिटेन क्या किया, ब्रिटेन जो है जर्मनी पे ही वार डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा कि रसिया जो है हम लोग का ट्रिपल इंटलेट में था, तो वो सर्बिया को सपोर्ट किया, और जर्मनी हम लोग का ट्रिपल अलायंस में था। हम और जर्मनी हम लोग का ट्रिपल अलायंस में था, तो वो ट्रिपल इंटलेट को कमज़ोर करने के लिए रसिया पे वार डिक्लेयर किया था। और फिर जब जर्मनी रसिया पे वार डिक्लेयर कर दिया, तो ट्रिपल इंटलेट का ब्रिटेन जो है वो जर्मनी पे वार डिक्लेयर कर दिया। अब इसी तरह बैनी कंट्री सून एंटर इन द वार। इसी तरह बहुत सारे कंट्री, यानी पूरा दुनिया ही वार में आ गया। अब जब पूरा दुनिया वार में आ गया, तो इसको वर्ल्ड वार कहते हैं। और ये पहली टाइम ये वर्ल्ड वार हो रहा था, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। अब देखो इटली बहुत अजीब सा था। इटली जो है हम लोग का पहले ट्रिपल अलायंस में था, और वो जब पहले वार शुरू हुआ, तो वो कुछ देर के लिए एकदम न्यूट्रल था, किसी पे अटैक नहीं कर रहा था। पर कुछ देर बाद वो जर्मनी पे ही डिक्लेयर कर दिया वार, मतलब जिस ग्रुप में था उसी ग्रुप के मेंबर पे वार डिक्लेयर कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इटली जो है ट्रिपल अलायंस ब्रोक कर दिया था, और वो जाके ट्रिपल इंटलेट में जुट गया। ठीक, इटली निकल गया गद्दार ट्रिपल अलायंस के लिए। अब वार का रिजल्ट्स क्या क्या था, तो हम लोग का क्या हुआ, जो पावरफुल कंट्री था जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, जो एक ग्रुप में आ गया था ट्रिपल इंटलेट, वो जीत गया। ठीक, अब ट्रिपल इंटलेट यानी पावरफुल नेशन सब जीत गया। ठीक, तो अब वो सब क्या किया, वार का रिजल्ट क्या था, तो वो लोग जो पावरफुल नेशन था, ठीक, तो वार का रिजल्ट क्या था, हम लोग का ट्रिपल इंटलेट जीत गया। और द ट्रीटी ऑफ वर्सली वाज साइंड इन 28 जून 1919, यानी हम लोग का वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 में स्टार्ट हुआ और 1919 में जाके एंड हो गया। ठीक, द ट्रीटी ऑफ वर्सली वाज साइंड एट वर्सलीज इन फ्रांस। वर्सलीज एक प्लेस था, कहाँ पे, फ्रांस में। ट्रीटी ऑफ वर्सली वहीं पे साइन हुआ था। और मेन बात नोट करने का, इट वाज साइंड बाय द विक्टोरियस नेशन। ये विक्टोरियस नेशन ही बस इसमें आया था, और विक्टोरियस नेशन को ही साइन किया। इसमें जो डिफेटेड नेशन है उसको बुलाया भी नहीं गया। ठीक, अब ट्रीटी का मेन टर्म्स क्या है। ट्रीटी हम लोग का मेनली जर्मनी को पनिश करने के लिए ही बनाया गया था, कि जर्मनी हम लोग का पनिश हो जाए, क्योंकि जर्मनी ही बहुत उतावला हो गया था उस समय वार के लिए। ठीक, तो जर्मनी वाज हेल्ड द गिल्टी ऑफ एग्रेशन। तो ये सारा जो कांड हुआ, ये सारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो इसका जो जिम्मेदार बताया गया, इसको जर्मनी को इस सबका जिम्मेदार बताया गया। और जिम्मेदार बताया गया, तो उसको जर्मनी को वो $33 बिलियन, जो जितना भी पावरफुल यानी विक्टोरियस अलाइज का जो भी नुकसान हुआ, उसको भरने के लिए बोला गया। अब $33 बिलियन बहुत बड़ा होता है। उस समय जर्मनी भी बहुत सारा लॉस, उसको बहुत सारा लॉस हुआ, तो उसको इतना पैसा देना कहीं से भी संभव नहीं था। तो ये मेनली पता चलता है कि ये सिर्फ जर्मनी को
पनिश करने के लिए हम लोग का इस ट्रीटी को रखा गया था। अब तो फिर क्या किया गया, जर्मनी आर्मी वाज रेस्ट्रिक्टेड इन टू अ फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर। सिर्फ 1 लाख सोल्जर ही जर्मनी के पास रहेगा। साफ उसके साथ जाती हो रहा है। एंड द नेवी वाज टू 15,000 मैन, और नेवी में सिर्फ 15,000 मैन रहेंगे। और शिप्स पे 24, और शिप उसके पास 20, नेवी के पास सिर्फ 24 शिप्स होगा। ठीक। और एयर फोर्स को भी बैन कर दिया गया, और जितने भी सरबराह थे उसको भी बैन कर दिया गया था। और ये जो नेवी और सरमाइंस होते हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी नेशन के लिए, उसके डिफेंस में। तो इस सिर्फ मेनली जर्मनी को हम लोग को पनिश करने के लिए विक्टोरियस अलाइज ट्रीटी बनाया था। ठीक। और इसी की वजह से जर्मनी का हाल बाद में बहुत बदतर हो गया, बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे नाजिज्म और फैसिज्म आया। तो हिटलर और ऐसे भी जैसे हिटलर और ऐसे लोग पैदा हुए, तो वो लोग अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। उसके लिए वो लोग भी बाद में वार करे। तो ये हम लोग का लेसन 11 में आता है, हम लोग उसमें बाद में पढ़ेंगे। इसी साथ हम लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। If you like this video, please hit the like button and please share it with your friends so that our channel will grow and other students will also benefited. Bye.